देखो इसमें हमारा मॉक पेपर 3 में क्या है, सामान्य ज्ञान से पहला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था, क्या निर्यात किया जाता था? सूती वस्त्र निर्यात किया जाता था। सिंधु सभ्यता में सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी। सूती वस्त्र, हाथी के दांत की बनी वस्तुएं तथा बहुमूल्य पत्थरों के मनके इत्यादि का भी निर्यात इस सभ्यता के अंतर्गत किया जाता था। दूसरे में देखो क्या कह रहे हैं, वैदिक सभ्यता फिर इन द ब्लैंक्स नदी के तट पर विकसित हुई। तो कौन सी? सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो नई सभ्यता विकसित हुई वह वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के विपरीत एक ग्रामीण सभ्यता थी। इस काल की जानकारी हमें वेदों से मिलती है, इस कारण इसका नाम वैदिक सभ्यता पड़ा। ठीक है ना, इसका वैदिक सभ्यता। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के फिर इन द ब्लैंक जिले में है, तो बस्ती जिले में है। गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित है। स्मरण रहे, गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था, जबकि उनके पिता का नाम सुधोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा निम्न में से किस शासक ने शुरू की? तो शेरशाह ने की। मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा को शेरशाह सूरी द्वारा प्रारंभ कराया गया था। शेरशाह सूरी ने शासन व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए इस 47 भागों में बांट रखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं कि यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी? तो हुमायूं ने रखी है। तो इसमें आंसर क्या होगा? यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव हुमायूं ने रखी थी। हुमायूं भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का पुत्र था। हुमायूं का मुगल साम्राज्य की नींव में काफ़ी योगदान है। इनके द्वारा 1533 ईस्वी में दीन पनाह नगर की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला सही है और दूसरा गलत है ना। तो दक्षिण भारत में और आसपास के तमिल चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। चोल राज्य आधुनिक कावेरी नदी घाटी और कोरोमंडल तट या फिर त्रिचनापल्ली एवं तंजौर एवं तक विस्तृत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं इसमें कि भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल फिर इन द ब्लैंक्स के शासनकाल में शुरू की गई थी। तो लॉर्ड ये यहाँ पर वेलेजली लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में शुरू हुआ। स्मरण रहे कि लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि तथा लॉर्ड डलहौजी को राज्य हड़प नीति के लिए जाना जाता था। यह मतलब ये राज्यों को हड़पने का प्रयास करते थे, नीति लाते थे। उसमें देखिए आगे क्या कह रहे हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो कौन सा अधिनियम लाया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया था। 1857 की क्रांति ने कंपनी के शासन को एक तरह से समाप्त कर दिया तथा ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड पार्मस्टन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत के नियंत्रण को क्राउन को हस्तांतरित करने हेतु एक विधेयक पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखो क्या कह रहे हैं, भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? तो अहमदाबाद से दांडी के बीच में है ना, दांडी कहते थे। भारत में अहमदाबाद और दांडी के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था। दांडी मार्च, जिसके नमक मार्च दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, जो सन 1930 में महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक पर कर लगाने के विरोध किया गया। सविनय कानून तोड़ने का कार्यक्रम था। ये
ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम गांधी जी समेत 87 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्री तट गांव दांडी तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को सांकेतिक नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? अच्छा ये वाला कौन सा था हमारा, नमक वाला तो हो गया ना। हाँ, ये 10वां, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो माउंट कंचनजंगा। तो हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर माउंट कंचनजंगा है। हिमालय के 3 बड़े शिखर कौन से हैं? माउंट एवरेस्ट जो कि 8800 मीटर है, और आपका K2 8611 मीटर है, और कंचनजंगा कितना 8598 मीटर है, 8598 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो आपसे कह रहा है भौगोलिक इतिहास की दृष्टि से सबसे कम आयु की पर्वत श्रृंखला है, तो हिमालय है। भौगोलिक इतिहास की दृष्टि से सबसे कम आयु की पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत है, जो अभी विकास की अवस्था में है। इस पर्वत का निर्माण आज से 5-6 करोड़ वर्ष पूर्व यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट की टक्कर के कारण हुआ था। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। इसे अपभ्रंश पर्वत भी कहा जाता है। नीलगिरी पर्वत दक्षिण भारत में स्थित है। पश्चिम घाट के अंतर्गत 30 से 50 किलोमीटर तक समांतर पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो शारदा है। तो यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन में क्या है कि शारदा नदी की उत्पत्ति उत्तराखंड से होती है तथा यह ब्रह्म घाट के निकट करनाली नदी से जुड़कर घाघरा नदी बन जाती है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं कि इलायची कार्डेमम पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो पश्चिमी घाट पर स्थित है। तो यहाँ पर हो जाएगा पश्चिमी घाट में इलायची कार्डेमम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट में स्थित हैं। यह केरल तथा तमिलनाडु में फैली हैं। यहाँ इलायची की खेती प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी 2695 मीटर है, जो पश्चिमी घाट में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो कृष्णा नदी पर बनी। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्ण नदी पर स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 4 अगस्त 1967 को पहली बार पानी छोड़ा गया था। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। दक्षिण अमेरिका में निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? कह रहा हूँ चश्मा लगा लो, चश्मा लगाते नहीं, वहाँ कमज़ोर हो रहा है तुम्हारा। तो इसमें क्या होगा, ब्राज़ील होगा। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। ब्राज़ीलियाई रियाल ब्राज़ील देश की मुद्रा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो गया, विश्व के शीत मरुस्थल में को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो किस अन्य नाम से जाना जाता है? हिमाच्छादित क्षेत्र से जाना जाता है। तो इसमें जो है आपका आंसर जो हो जाएगा 16 का सी का एक्सप्लेनेशन में, विश्व के शीत मरुस्थलों को हिमाच्छादित मरुस्थल भी कहा जाता है। ये मरुस्थल मुख्यतः ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा नगण्य होती है और पूरे वर्ष तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम भी होता है। इन ठंडे शीत मरुस्थलों को टुंड्रा प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एवं फिनलैंड मिलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्कैंडिनेविया कहलाते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन व फिनलैंड मिलकर स्कैंडिनेविया कहलाते हैं। ये सभी उत्तरीय यूरोप के देश हैं। स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक शब्द है जो 5 देश की एक जैसी संस्कृति को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय वन जीव के अध्यक्ष बोर्ड कौन है? भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। 1972 के तहत राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भारत के प्रधानमंत्री कार्यभार संभालते हैं। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि
1869 में फिल इन द ब्लैंक नहर के खुलने में से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। कब? स्वेज से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वेज नहर को, हाँ, स्वेज नहर को वर्ष 1869 में खोला गया था तथा इससे भारत एवं यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। स्वेज नहर एक मानव निर्मित जाल मार्ग है जो लाल सागर के माध्यम से भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहे हैं कि भारत ने वर्ष 2030 तक ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस को समाप्त करने की योजना बनाई है। उस गैस का नाम क्या है? तो उस गैस का नाम क्या है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, मतलब HDFC है ना, HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ऐसे लिख दो, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये ध्यान रखना। 2030 तक में इसको समाप्त करने की योजना बनाई है। तो ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो होता है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और कार्बन से बनी कई कार्बनिक यौगिक है, जिसमें से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 23 एक प्रमुख यौगिक है। यह एक प्रमुख गैस है जो समताप मंडल में स्थित ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करती है। भारत ने वर्ष 2030 तक योजन परत को हानि पहुंचाने वाली इस गैस HFC 23 को समाप्त करने की योजना बनाई है। ठीक है। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं बढ़ते शहरीकरण में निम्नलिखित परिस्थिति की प्रणालियों में से किस एक को खतरे में डाल दिया है? तो मुहाने को। तो इसमें क्या कह रहे हैं? मुहाने को, यानी क्या है आइए देखते हैं। सभी नदियां किसी न किसी समुद्र से मिलती हैं। जहां पर नदी के सागर में मिलती हैं वह स्थान मुहाना कहलाती है। वहां पर खारे और मीठे पानी के मिलने से अनोखा पौधा एवं जीव पाए जाते हैं। नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जमा होने लगती है। इस कारण धीरे धीरे नदी के धारा छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती हैं। इस क्षेत्र को नदी का मुहाना कहते हैं। बढ़ते शहरीकरण ने नदियों के मुहाने को संकट में डाल दिया है। नदी मुहाना समुद्र के किनारे वे क्षेत्र होते हैं जहां पर नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जमा होती है। इसके कारण नदी की धारा छोटे छोटे भाग में बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं? किस महामारी की स्थिति में सरकार मौलिक फिल इन द ब्लैंक्स को सीमित कर सकती है और आम नागरिक के हित के लिए कुछ प्रतिबंध लागू कर सकती है? तो यह है स्वतंत्रता के अधिकार के लिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन में क्या है कि किसी महामारी के समय सरकार द्वारा मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार को समिति करने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ सरकार द्वारा आम नागरिकों के हित के लिए कुछ प्रावधानों को लागू किया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट पेज पर है 23वें में। तो 23 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है आपसे कि भारत के राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? तो ये है आपसे कह रहा है, ऐसा कहा जाता है कि सकारात्मक प्रकृति के हैं और इनका लक्ष्य है राज्य के अधिकारों और कार्यों में वृद्धि लाना, और दूसरा इनका लक्ष्य है सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करके एक लोक हितकारी राज्य की स्थापना करना। तो कौन सा इसमें सही होगा आपका? तो इसमें का एक्सप्लेनेशन में देखिए तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही होगा। और राजनीति निदेशक तत्व सकारात्मक प्रकृति के हैं और इनका लक्ष्य राज्य के अधिकारों और कार्यों में वृद्धि करना और सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करके एक लोक हितकारी राज्य की स्थापना करना है। अतः दोनों कथन सत्य है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत किया है। फिर उसके बाद करें नीति निदेशक तत्व का यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं? भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? 11 दिए गए हैं, ध्यान रखना। तो इन मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। स्वर्ण सिंह की सिफारिशों के आधार पर 42वें मतलब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं? नीलम संजीव रेड्डी के कार्यालय के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो ज्ञानी जैल सिंह का जन्म 5 मई 1916 को पंजाब के फरीदकोट जिले के संधवा गांव में हुआ था। नीलम संजीव रेड्डी के पश्चात वे भारत के 8वें राष्ट्रपति बने। वे भारत के राष्ट्रपति 1982-87 में तक थे। फिर इनके कार्यकाल के दौरान उन्हें ऑपरेशन ब्लू स्टार एवं इंदिरा गांधी की हत्या जैसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 26वें क्वेश्चन में कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें ए और बी दोनों में उल्लेखित सदस्य हैं। तो ए और बी में दोनों उल्लेखित सदस्य क्या है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे और बी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। तो अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य शामिल होंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और आपके राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। फिर राज्य के अंतर्गत दिल्ली और पांडिचेरी अब पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाएं भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? संसद का संविधान, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के सदनों की अवधि, भारत की अटॉर्नी जनरल। तो उपराष्ट्रपति चुनाव, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के संबंध उपराष्ट्रपति के चुनाव से। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। फिर उसके बाद देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, तो सबको पता है, ठीक है ना, इसको एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं। भारत का संविधान भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। तो ये भी सही है आपका कि महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का मुख्य वकील होता है। भारत के महान न्यायवादी अनुच्छेद 76 की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट जो है आपसे क्या कह रहे हैं 30 में कि एक देश का सकल घरेलू उत्पाद GDP ए के दौरान बढ़ जाता है और बी के दौरान घट जाता है। ए तेजी, बी मंदी। ए GDP जो है ए के द्वारा बढ़ रहा है, घरेलू उत्पाद GDP ए के द्वारा बढ़ जाता है और बी के द्वारा घट जाता है। तो इसमें से कॉमन सेंस वाला है, तो बताओ कौन सा होगा? ए तेजी से और बी मंदी से। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में तेजी वह स्थिति होती है जब उस देश का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ जाता है तथा मंदी के दौरान सकल घरेलू उत्पाद घट जाएगा। अतः यहाँ ए तथा बी तेजी तथा मंदी को इंगित करते हैं। किसी निश्चित अवधि के दौरान देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का कुल धन मूल्य सकल घरेलू उत्पाद GDP कहलाता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं 31वें में कि LPG यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण में काला प्रकरण सीरी सिल्लल त्रसादी किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो तेलंगाना से जुड़ा हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको रट लीजिए एकदम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे हैं कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू से है। ये पहले भी रिपीटेड है कि पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है, नील क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से होती है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है ना। तो इसको याद रखेगा। और गोल क्रांति आलू से, ठीक है ना जी। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब आपको तो कहूँगा नहीं क्योंकि आप चश्मा तो लगाए नहीं हो, तो मैं ही इसको पढ़ता हूँ। अब चश्मा लगा के आया करो। हाँ, चश्मा लाए हो कि नहीं यहाँ पर? तो देखो 33वें प्रश्न में क्या करा, किस भारतीय राज्य ने 2016 से 17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक हिस्से का उत्पादन किया था? उत्तर प्रदेश ने किया था। तो भारत में कुल चीनी उत्पादन का 70% चीनी उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। ज्ञात हो कि विश्व में ब्राज़ील के बाद भारत दूसरा बड़ा चीनी उत्पादक देश है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं 34वें में कि पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। केरल, ठीक है ना। तो केरल राज्य देश का पहला ऐसा प्रदेश है जिसमें प्रत्येक परिवार से कम एक सदस्य के पास बैंक अकाउंट है। 35वां देखो क्या कह रहा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। ये तो याद कर लो एकदम। वित्तीय वर्ष 2017 से 18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या था? तो 9.8% था, एकदम रट लो। फिर उसके बाद कह रहे हैं निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ पर है आपका? तो ICRA का मुख्यालय आपका गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में रट डालो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे क्या कह रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था?
ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, ये तो पहले भी रिपीट हो चुकी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहना, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी कौन सी थी? नानकिंग, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन नानजिंग की संधि द्वारा हुआ था। ये नानकिंग लिखे हैं, जिंग होगा, ये जिंग होगा, किंग नहीं होगा। अब उसके बाद देखिए, वर्ष 1842 में चीन ने प्रथम अफीम युद्ध के शांति समझौता के अंतर्गत नानकिंग संधि ट्रेटी ऑफ नानकिंग के तहत हांगकांग को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया था। तो संधि नाम लग दिया था। हाँ, अब देखो उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहना, किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था? तो पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला, ठीक है ना। ये तो पहले भी रिपीट हो चुका है ना। अब उसके बाद देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन तो ज़रूरी नहीं कि है, नहीं तो याद होगा आपको। तो देखो इसमें जो है, पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया था। 7 दिसंबर 1941 को जापानी बम वर्षकों ने हवाई में पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप इसमें अमेरिका के 188 विमान, 2000 से अधिक सैनिक मारे गए। अमेरिका ने फिर धुरी राष्ट्रों जापानों, इटली, जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अभिविन्यास पर आश्रित नहीं होता, ध्यान रखना। आदिश राशि कभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी भिन्नता के बारे में बात नहीं करती है, क्योंकि इसका मूल्य समान होता है, लेकिन अलग अलग दृष्टिकोणों के कारण पर्यवेक्षकों के लिए केवल मूल्य बदलता है। वह राशि जिसमें केवल परिमाण होता है और कोई दिशा नहीं होती है अदिशा राशि कहलाती है, ठीक है। जैसे कि दूरी, कार्य, गति, समय, ऊर्जा आदि सभी अदिशा राशियां हैं। इन राशियों को अकेले उनके परिणाम द्वारा पूरी तरह से व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे कह रहे हैं पार्सेक निम्न में से किसका मात्रक है? तो पार्सेक निम्न में से दूरी, लंबाई का मात्रक है, इसको रट लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस की तल पर जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। एक चकती की आकृति के पहिए का द्रव्यमान 2 किलोग्राम व त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यह अपनी अक्ष के प्रति 20 चक्कर प्रति सेकंड की चाल से घूर्णन कर रहा है। पहियों को 10 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण का मान है। तो क्या होगा, इसका मान हो जाएगा। तो ये रफ कॉपी दो तो इसको करके बताएं, ये ऐसे नहीं होगा। तो देखो इसको रफ कॉपी में अगर हम लोग करें तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे सिंपली कह रहा है कि m जो है आपको दिया हुआ है 2 किलोग्राम और रेडियस आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और ओमेगा आपको दिया हुआ है 2 पाई n और n का मान दिया हुआ है 40। 2 पाई f भी लिख सकते हैं, यानी 2 पाई इंटू 40 यानी 40 पाई रेडियन पर सेकंड। अब उसके बाद देखो टाइम दिया हुआ है 10 और मीटर में ये जो है क्या दिया हुआ आगे कि 20 चक्कर प्रति सेकंड और रोकने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण का मान क्या होगा। तो आइए इसको करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका सिंपली बल आघूर्ण मतलब टॉर्क इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन, और आई क्या हो जाएगा हाफ mr², ठीक है जी। इस 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो तो 0.2 मीटर हो गया। तो ये हो जाएगा हाफ 2 इंटू 0.2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 गया तो यहाँ से आएगा 0.04, ठीक है। ये आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया टॉर्क हो गया। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। तो ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू 40 पाई प्लस अल्फ़ा इंटू 10। तो ये अल्फ़ा क्या हो जाएगा हमारा, कैलकुलेट करेंगे तो 40/10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पे हमारा अल्फ़ा 40/10 हो गया, 40 पाई होगा सॉरी। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली अल्फ़ा इक्वल टू 4 पाई। ये तो हमारा 0 हो जाएगा तो ये इधर आएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो टॉर्क हमारा आई इंटू पाई है, तो आई है हमारा आई इंटू पाई। तो आई हमारा कितना आ चुका है, अभी निकाले थे 0.04 जी। टॉर्क है ये आई है ना, आई इक्वल टू हाफ mr²।
तो ये टॉर्क नहीं है, ये आई है अभी। टॉर्क आई इंटू अल्फ़ा होगा ना, टॉर्क ये आई है। तो टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 0.04 इंटू पाई, तो 3.14। और टॉर्क है आई इंटू अल्फ़ा है, सॉरी ये अल्फ़ा है। तो आई है हमारा कितना 0.04 और अल्फ़ा है 4 पाई, तो ये 4 पाई। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया हमारा 0.5 न्यूटन मीटर, यही आंसर होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें फार्मूला मेन क्या है, एक तो ये है और दूसरा ये है। ये दो फार्मूला जिसको याद हो, तीसरा ये 3 फार्मूले इसमें यूज़ हैं। तो ये जो है आपका फाइनली तो आपका ये 0 होगा। इनिशियली आपको दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड। इससे हमने एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लिया। एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के बाद इससे आई का मान निकाल लिया और फिर दोनों के मान को यहाँ रख दिया तो टॉर्क मिल गया। ठीक है ना, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बीच बीच में देख रहे हो क्लास 11th की फिजिक्स से दिया है। फिर उसके बाद आपसे कह रहे हैं जाओ, तो यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे आपसे कह रहे हैं कि निम्न में से सही विकल्प चुनें। इनमें से कौन सा सही विकल्प है भाई? तो कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर घनत्व कार्य करता है तो वस्तु की स्थिति ऊर्जा बढ़ती है। घर्षण के विरुद्ध वस्तु द्वारा किए कार्य के परिणाम स्वरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। दो पिंडों की अप्रत्यास्थ टक्कर में निकाय का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। दो पिंडों की अप्रत्यास्थ टक्कर में निकाय की कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो इसमें सी वाला आपका सही विकल्प है कि दो पिंडों की अप्रत्यास्थ टक्कर में निकाय का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। तो छांटिए अब जरा, इसमें से क्या क्या ऑप्शन है जरा पढ़िए। कोरोलोसिस बल हाँ, भवनों को उत्तरी गोलार्ध में पाई और विपक्षित कर देता है। घर्षण बल भवनों की गति को प्रभावित करता है। समदाब रेखाओं को निकटता अधिक दाब प्रक्षेपणता को दर्शाती है। और डी है कोरोलोसिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। तो इसमें से कौन सा है आपका जो कि असत्य है? तो ये वाला असत्य है कि कोरियोलिस बल भवनों को उत्तरदायी गोलार्ध में पाई और विक्षेपित कर देता है, ये नहीं है। ठीक है ना, तो अगर एक्सप्लेनेशन से समझें तो एक्सप्लेनेशन से समझने का तात्पर्य है कि कोरियोलिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्ण के कारण उत्पन्न होता है। यह बल उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब, ठीक है ना, उच्च वायु दाब पेटी तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियों के निर्माण में और महासागरीय धाराओं के दिशा परिवर्तन में सहायक होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, किसी लिफ्ट में रखे गए भार मापक यंत्र के ऊपर एक 80 ग्राम का व्यक्ति खड़ा है। यदि लिफ्ट की तार टूट जाती है तो गिरते हुए लिफ्ट में व्यक्ति का भार कितना होगा? ये तो समझ रहे हो ना कि तार कट गया तो कितना हो जाएगा उसका भार? वो अपने आप को फ्री फॉल महसूस करेगा, मतलब उसका ये 0 होना चाहिए, शून्य। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। तुम्ही को ऊपर से कोई फेंक दे तो तुम अपने आप को कैसा महसूस करोगे जब नीचे गिरोगे? तो बिल्कुल वेटलेस, है ना, तो वही चीज़ है, शून्य टाइप का। अब देखो नेक्स्ट जो है कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? तो सर्वाधिक आपका अंटार्कटिक के कैंप में होगा सर्वाधिक। भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव पर स्थित अंटार्कटिका के गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा। गुरुत्वाकर्षण जी का मान पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होता है। ये पृथ्वी के संपूर्ण वृत्ताकार नहीं होने के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। भूमध्य रेखाओं से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जी के मान में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर? स्प्रे फ्रीजिंग होता है, इसको रट लो, इसको स्प्रे फ्रीजिंग। नेक्स्ट है आपसे कि जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे क्या कहते हैं?
परासरण, परासरण कहते हैं। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः ही गति करते हैं जब तक कि सभी जगह सांद्रता समान नहीं हो जाए तो उसे विसरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है, तो इसमें कौन सा सामान्यतः होता है? सोडियम होता है, सबको पता है कि नहीं। नेक्स्ट है आपसे, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गंवाएगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। नेक्स्ट है आपसे कि आधायित्विक खनिज का उदाहरण है। आधायित्विक खनिज का उदाहरण क्या है आपका? निकिल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, निकिल है कि नहीं, इसका तो ये कंफर्म है। जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से अवशोषित कांच की छड़ के संपर्क से अवशोषित किया जाए तो यह गोला नहीं, हम लोग गलत कर रहे हैं। ये वाला जो है इसका प्रोटॉन प्राप्त करेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं, ये गलत है। उसके बाद आधायित्व खनिज का उदाहरण अगर दें तो इसका सोचो जरा, आधायित्व खनिज का उदाहरण क्या होगा? अत्यधिक खनिज का उदाहरण है अत्यधिक। हाँ, ये भी हमें गड़बड़ लग रहा है कि मैंगनीज होगा था। हाँ, मैंगनीज होगा, ये नहीं होगा जी। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब मैंगनीज क्यों होगा? मैंगनीज सर मतलब बहुत जगह पाया जाता है। तो मैंगनीज एक आधायित्विक खनिज है। मैंगनीज, ओलिविन तथा डोलेमाइट एक अयस्क है जिससे मैग्नीशियम पैदा किया जाता है। इसका प्रयोग रबर, सीमेंट, कागज, रसायन आदि उद्योग में होता है। तो ऐसे तुम्हें बोलना चाहिए, पहले निकिल बोलवा दे रहे हो, टिक लगवा दे रहे हो, सही तरह बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, अगर निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग में लिए स्नेहक कौन सा है? तो भारी मशीनों के उपयोग में लिए तो यहाँ पर आपका ग्रेफाइट है ना। नेक्स्ट है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं हम लोग? श्वेत बर्फ, शुष्क बर्फ। उसके बाद देखो क्या आगे कह रहे हैं कि कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक है, तो कौन है भाई मुख्य घटक कांच बनाने वाले में? SiO2 होता है एक, और तो इसमें है कोई सिलिका, हाँ यही होगा। अब उसके बाद देखिए 57 में TRP का अर्थ है। TRP का क्या अर्थ है? टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट याद रखना। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। वर्गीकरण की क्या आधारीय इकाई है? जाति। फिर कोशिका द्रव्य, फिर क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोमस क्रमशः हैं। तो क्या है इसके क्रमशः? ध्यान से देखो और बताओ जरा। तो इसके क्रमशः होंगे 80, फिर 70, फिर 70, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका में होती है? तो शिरा में होती है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद इंसुलिन स्रावित होती है। इंसुलिन स्रावित किस में होती है, ज़रा सोचो और बताओ। इंसुलिन स्रावित होती है पैनक्रियास, अग्न्याशय में, ध्यान रखना। उसके बाद आपसे कह रहे हैं खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक थी, तो कौन सी? पेनिसिलिन, सही है। द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है, तो द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है किसमें होता है आपका? पृष्ठाधारी पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है? ये तो सबको पता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ना। उसके बाद हाँ, निम्न में से कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही नहीं है? तो आपका सही नहीं में से पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का व दोहरा परिसंचरण होता है। हृदय में 3 कोश, 2 आलिंद तथा 1 निलय होता है। फिर RBC केंद्रक रहित होती है। फिर यकृत व वृक्क निवाहित तंत्र उपस्थित होते हैं। तो इसमें आपका कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है? तो इसमें साहित्यिक कार्य बाल गंगाधर द्वारा किया गया कौन सा साहित्यिक कार्य है आपका? तो ये आपका द ओरायन हो जाएगा आंसर। फिर आपका ये हो जाएगा BIMSTEC एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय
तो ये ढाका में है। तो एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में BIMSTEC क्या है, बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल। फिर उसके बाद कह रहे हैं इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की स्थापना जून 1997 में हुई थी। इस संगठन में भारत सहित नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड आदि कुल 7 देश शामिल हैं। इस संगठन का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में से क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है। कल्पना चावला की जीवनी एज ऑफ टाइम, ठीक है, 68A एज ऑफ टाइम होगी। एज ऑफ टाइम कल्पना चावला की जीवनी जिसे जॉन पियर हैरिसन ने लिखा है। भारत में जन्मी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की जीवनी पर आधारित पुस्तक का उनके पति ने एक कार्यक्रम में विमोचन किया। कल्पना चावला का कोलंबिया अंतरिक्ष शटल दुर्घटना में निधन हो गया था। बिहार काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत भूधारक का लगाना न्यायालय द्वारा बढ़ाने के बाद कितने वर्षों तक पुनः लगान नहीं बढ़ाया जा सकता था। तो ये 15 वर्ष के बाद। ध्यान रखें, बिहार काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत भूधारक का लगान न्यायालय द्वारा बढ़ाने के बाद पुनः 15 वर्षों तक पुनः लगाने बढ़ाया नहीं जा सकते थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन आपका है इसमें 70वां, बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यालय क्या है। 100 सदस्यों का कार्यालय क्या है, 2 वर्ष। फिर आपके पास मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं, इसके फटाफट उत्तर बताइएगा, ठीक है। इसमें कह रहे हैं 400 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 5, 6 और 7 से विभाज्य हैं। 400 से 700 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 2 है कि जो 5, 6 और 7 से विभाज्य हैं। 2 है। तो कैसे आप निकालेंगे इसको, सबसे पहले तो 5, 6, 7 का आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 30 इंटू 7 यानी 210 आया। फिर 210 गुणे 2 कर लीजिए और 210 गुणे 3 कर दीजिए। तो ये हो गया 420 और ये हो गया आपका 630। तो यही हैं जो आपके इन दोनों से विभाज्य होंगे। क्योंकि 210 गुणे 1 करोगे तो 210 आएगा, जो कि हमारा 400 से 700 के बीच में नहीं है। और अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा 700 से, तो भी इसके बीच में नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए केवल 2 संख्या होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए 8212 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जानी चाहिए, तो वो आपकी कैसे निकालोगे कि देखो, सबसे पहले आपको 8212 है, तो हमें जो है ये पता है कि 90 गुणे 90 कितना होता है, 8100। और हमें पता है 91 इंटू 91 कितना होता है, 8281 होता है। अब उसके बाद जो है इन दोनों को घटा दो, तो 8281 में 8100 घटा दो तो 69 आ जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं। समुच्च A 1 2 3 4 के सभी उपसमुच्चों पर विचार कीजिए, उनमें से कितने समुच्च 4 के अधिमुच्य हैं। तब 4 के अधिमुच्य होंगे तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 8, अगर 4 के समुच्चय अगर निकालेंगे, जैसे कि ये A आपको दिया 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखो टोटल कितने हैं एलिमेंट्स, उसको चार्ज में लगे रहने दो, इधर ध्यान से देखो। 4 की पावर 4 करोगे तो 4 की पावर 4 करोगे तो कितना आएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल 4 के समुच्चय में अगर देखें तो उप समुच्चय में A में तो 16 कैसे बनेंगे, तो देखो 4 पहले तो खुद 4 एक बन जाएगा, ठीक है। फिर 4 का 4, फिर 1 4, फिर 2 4, फिर 3 4, फिर 1 2 4, फिर 1 3 4, फिर 2 3 4, फिर 1 2 3 4। तो कितने ऐसे सबसेट्स बनेंगे जिनमें जो है 4 आता रहेगा, तो वो 8 बनेंगे ऐसे, ठीक है। वो 8 कौन कौन से होंगे आपके, एक तो ये 4 हो गया, दूसरा 1 4 हो गया, तीसरा 2 4 हो गया, तीसरा के बाद चौथा 3 4 हो गया, फिर 1 2 4 हो गया, फिर 1 3 4 हो गया। काउंट करते जा रहे हो, 2 3 4 हो गया, फिर लास्ट में एक और बनेगा 1 2 3 4,
1 8 2 हो 3 गया। 4 5 6 7 8, तो 8 हो गया ना। जी। तो सब में देखो 4 4 आ रहा है, तो यानी आपका इसका आंसर 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, 1 + 4x + 4x स्क्वायर की पावर 5 के प्रसार में मध्य पद का गुणांक क्या होगा। मध्य पद का गुणांक आपसे पूछ रहा है मिडिल क्या। टर्म पूछा है। हाँ, मध्य पद का गुणांक क्या हो जाएगा आपका। इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो नेक्स्ट पेज में अगर इसको गुणांक निकालें तो सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है 1 + 4x + 4x स्क्वायर की पावर 5, ठीक है। ये हो गया। अब इसको होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 1 का होल स्क्वायर की पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा 2x + 1 की पावर 10, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो गई 10, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनेंगे, 10 + 1 11 बनेंगे। और हमें मध्य पद मिडिल टर्म निकालना है, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा बेटा n/2 + 1, तो ये हो जाएगा 10/2 + 1, तो क्या हो जाएगा 5 + 1 दिस इज 6, तो ये आपका 6 हो गया। तो इसका 6 टर्म निकाल लीजिए, यानी t6 = t 5 + 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10c5, फिर ये 2 की पावर 5, तो ये हो जाएगा हमारा 10 फैक्टोरियल, फिर 10 - 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। ये कहाँ से आ रहा है, NCR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल, n - r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, यही यूज़ किया है यहाँ पर। और 2 की पावर 5 माने 32। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 8064, ठीक है ना। तो 8064 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें आपसे कह रहे हैं कि यदि y आपको दिया हुआ है तो x = 0 पर dy/dx किसके बराबर होगा। तो आइए इसको भी हम लोग करते हैं। सबसे पहले y आपको दिया हुआ है, y = 1 + x, 1 + x स्क्वायर, 1 + x की पावर 4, 1 + x की पावर 8 और 1 + x की पावर 16, ये आपको दी हुई है। तो यहाँ पर 1 - x से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 - x से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 1 + x, और 1 - x से करेंगे तो ये 1 - x स्क्वायर हो जाएगा। बाकी ये सब ऐसे ही लिख दो। फिर 1 - x स्क्वायर और 1 + x स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 - x की पावर 4 हो जाएगा। कैसे हो रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे आ रहा है। a + b और a - b का फार्मूला a² - b², फिर ये मल्टीप्लाई किया, बचा क्या ये, तो इनको वैसे ही लिख दो। अब फिर से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा 1 - x की पावर 8 हो जाएगा, 1 + x की पावर 8 और ये 1 + x की पावर 16। तो यहाँ से इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 1 - x की पावर 16 हो गया, और यहाँ से 1 + x की पावर 16 हो गया। अब इसको करोगे तो क्या होगा, अब तुम बताओ इसको लास्ट वाला, a² - b², तो ये हो जाएगा 1 - x की पावर 32, ये y 1 - x हुआ, ठीक है ना। तो ये y क्या हो जाएगा 1 - x की पावर 32 बटे 1 - x हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है dy/dx। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको इधर लिखेंगे साइड में। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा -32 x की पावर 31, ठीक है ना। और इसका करेंगे यहाँ पहले तो यहाँ पर हम लोग प्लस सिंबल लगाएंगे, यहाँ पर सॉरी माइनस सिंबल होता है, मल्टीप्लिकेशन में प्लस होता है, माइनस सिंबल लगाएंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और इसको वैसे ही लिख देंगे। तो इसका करोगे तो -1 आएगा, ठीक है। और ये अपॉन में जो है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो ये क्या हो जाएगा -32 है, ये इधर जाएगा अंदर मल्टीप्लाई में, तो इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, ऐसा मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा -32 x की पावर 31, और इसमें करेंगे तो माइनस प्लस 32 x की पावर 32 हो जाएगा, 31 और ये पावर 1 तो 32 हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, फिर ये 1 - x की पावर 32, ठीक है ना, बटे 1 - x का होल स्क्वायर हो गया जी। ये चीज़ समझ में आया। अब यहाँ पर हमें x की जगह 0 रखना, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब यहाँ x की जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा, तो ये 0 ये 0 ये 0 तो ये 1 आएगा केवल, और यहाँ 0 तो 1 का स्क्वायर 1, तो इसको सॉल्व करोगे तो केवल 1 आएगा, यानी इसका आंसर होगा 1।
तो देखो इतना बड़ा था लेकिन आंसर इसका इतना छोटा आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है और आयोटा का मान √-1 है, तो z प्लस 2/z का मापक मॉडुलस क्या है? तो मॉडुलस आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो आइए इसको भी हम लोग नेक्स्ट पेज में कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखो z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा दिया हुआ है, तो आपसे पूछ क्या रहा है z प्लस 2/z। तो मैं यहाँ पर 1/z अगर लिखूँ इसको तो ये 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस आयोटा और ये हो जाएगा 1 और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा 1 माइनस आयोटा बाई 2, ये 1/z हो गया। तो यहाँ पर अगर वैल्यू रख दें तो z प्लस 2/z, तो z क्या है हमारा 1 प्लस आयोटा है और 1/z क्या है तो 2 इंटू 1 माइनस आयोटा बाई 2 है। तो ये 2 देखो कैंसिल आउट हो गया, तो 1 प्लस आयोटा फिर प्लस 1 माइनस आयोटा, ये कैंसिल हो गया तो देखो 2 आ गया। तो z प्लस 2/z का मॉडुलस भी निकालेंगे तो क्या आया, सिंपली 2 आया। 2 का मॉडुलस 2 ही होता है। तो यही आंसर हो गया, समझ में आया? तो ये 2 हो गया। अब देखो उसके बाद क्या कह रहे हैं कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, उनमें से एक व्यक्ति को हटाकर दूसरे व्यक्ति को शामिल कर लेने पर औसत आयु में कोई फर्क नहीं पड़ता है। नए व्यक्ति की आयु क्या होगी यदि हटाने वाले व्यक्ति की आयु 35 वर्ष है? नए व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगी? तो सबसे पहले देखो टोटल 20 हैं, तो मान लो ये ऐसे x1 प्लस x2 डॉट डॉट प्लस x20 तक और बटे 20 बराबर 25 होगा, ठीक है। और ये तो हो गया 20 व्यक्तियों की औसत आयु, मतलब एवरेज दिया हुआ है। तो 20 व्यक्तियों की 20 पीपल की एवरेज वैल्यू जो है 35 दी हुई है। तो इनमें जो है 20 गुणे 35 अगर कर दिया जाए तो 700 वर्ष हमारे सारे आदमी के आयु का योग हमें पता चल जाएगा कि 700 वर्ष है। तो अब उसके बाद क्या करेंगे कि सारे आदमी का योग यानी 700 और x जो है मान लिया कि नए वाले का और जो पुराना वाला था 35 साल का उसको हटा दिया गया -35 और टोटल एवरेज पीपल कितना है 20 और ये किसके इक्वल है 35 के इक्वल है, ठीक है जी। ये एवरेज भी 35 वर्ष है और जो आदमी निकाला गया और दूसरा नया रखा गया है, तो ये जो निकाला गया उसकी आयु 35 है, देखो निकाल दिया हमने। और x क्या है आपका नया व्यक्ति जो है, और ये 20 गुणे 35 क्यों किया है क्योंकि 20 टोटल लोग हैं, तो हर एक की लगभग 35 आयु हुए, तो एक साथ उनको जोड़ करके लिख दिया, मतलब x1 से x20 को एक साथ लिख दिया, ठीक है ना। क्या आपको समझ में आया? वेरी गुड। चलो अब ये हो गया, तो इसके बाद इसको सॉल्व करें तो ये x अब 700 में 35 घटाया तो 665, तो ये हो जाएगा 665 और ये हो जाएगा 35 गुणे 20, तो ये हो जाएगा 700। तो x इक्वल टू 665 इधर माइनस में आएगा तो 35 वर्ष ही आएगा। तो उस आदमी की भी आयु 35 वर्ष ही होगी। और ये कॉमन सेंस से भी बता सकते हो, इतना करने की जरूरत नहीं। क्यों कि देखो कह रहे हैं नए व्यक्ति की आयु क्या होगी यदि हटाने वाले व्यक्ति को 35 वर्ष। और इसमें हटाने समय क्या कह रहा है कि शामिल कर लेने पर औसत आयु में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क औसत में नहीं पड़ रहा है, यानी जो हटा था उसकी आयु और जो नया लाया गया उनकी आयु सेम थी, तभी तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे भी आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे 35 वर्ष। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यदि आरोही क्रम से व्यवस्थित प्रेक्षणों 21, 22, 25, 26 x प्लस 4, 35, 38, 39 और 40 का माध्यिका मीडियन 30 है तो छठा प्रेक्षण क्या होगा। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम लोग 78 में यहाँ पर छठा प्रेक्षण कर रहा है, तो यहाँ पर 21 है, 22 है, 25 है, 26 है, फिर x है, फिर x प्लस 4 है, फिर 35 है, फिर 38 है, 39 है, 40 है। तो कुल संख्या कितनी हो गई 4, 4, 8 सॉरी 4, 3, 7, 3, 10, तो टोटल 10 संख्या है। तो यहाँ पर माध्यिक पद निकालना हो तो 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1, ठीक है, बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा 10/2 5 और ये 5 प्लस 1 6/2, यानी कितना आया ये 11/2 लगभग आया है ना। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर हम लोग इसको ना करें, जोड़े नहीं, ये तो पद है 5th टर्म और 6th टर्म है, तो इसको जोड़ेंगे नहीं, ऐसे ही लिखेंगे, टर्म है ये, ठीक है ना, वैल्यू नहीं है।
तो ये हमारी किसके बराबर है? इसमें दिया हुआ है ना क्वेश्चन में कि ये मीडियन 30 के बराबर, ये मीडियन है जो कि 30 के बराबर है जी। तो 30 गुणे 2 यानी 60। 60 किसके बराबर होगा? फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म के बराबर होगा। और यहाँ काउंट करो फिफ्थ टर्म कौन सा है? 1 2 3 4 5 है और ये छठा है तो x और x प्लस 4 रखोगे, x और x प्लस 4 रखोगे 5x, तो ये 2x हो जाएगा, 5x नहीं। हाँ 2x प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा? 2x 28, 55 56 हाँ, तो x 28, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। अब उसके बाद देखो आपसे क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 का है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो ये एकदम इजी है। तो यहाँ पर देखो ये मीनार है आपकी, टावर खड़ी हुई है, ये 45 डिग्री यहाँ से बना रहा है और ये हाइट h दिया हुआ है। और क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 मीटर है यहाँ से इसकी दूरी, ठीक है। तो आपसे h पूछ रहा है तो tan 45 क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? tan 45, हाँ tan, हाँ 1 होता है और एल्टीट्यूड अपॉन बेस होता है तो ये 1 हो गया h/10 तो h कितना आ गया? 10। तो मीनार की ऊंचाई भी इतनी ही होगी, यही आपका 10 मीटर ही होगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, मैथ का ये अंतिम क्वेश्चन है कि cos 20 है, फिर cos 70 है, फिर sin 20 sin 70। तो ये क्या बन रहा है? cos है cos भी माइनस sin है sin भी बन रहा है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? cos है cos भी माइनस sin है sin भी का cos a प्लस b हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये फार्मूला है cos a प्लस b का। क्या होगा? cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। तो ये a क्या है हमारा? 20 है और b क्या है? 70 है। तो यहाँ जोड़ दो तो cos 20 प्लस 70 तो ये क्या हो जाएगा? cos, और cos 90 क्या होता है? 0। तो ये होता है ऐसे। अब पता नहीं है क्या किया इसमें, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ में आया तुमको? चलो ये हो गया आपका। अब आते हैं हम लोग हिंदी वाले में। तो हिंदी वाले में देखो क्या कह रहे हैं, हिंदुस्तानी भाषा का रूप। तो हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदू उर्दू मिश्रित है, तो ये बात सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? अपूर्वा, फूल नहीं, रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी और नींद के बादल। तो आपका ये अपूर्वा या फिर ये अपूर्वा होगा। केदारनाथ को उनकी प्रसिद्ध रचना अपूर्वा के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी प्रमुख रचनाएं जो है उत्तर कबीर, वहीं यहाँ से देखो टालस्टाय और साइकिल एवं वाद है। यहाँ से देखो एक रचना है उनकी, तुम मत देखो इधर उधर, समझ रहे हो। अब नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट कह रहा क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? तो सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं कि आत्मजयी इनमें से किस विद्या की पुस्तक है? तो आत्मजयी इनमें से काव्य पुस्तक है। फिर चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? चंदायन, तो चंदायन इनमें से चनैनी से आधारित है। रीति काल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है? तो इनमें से किसने कहा है आपको? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। फिर कविता का अर्थात किस विद्या की रचना है? तो कविता का अर्थात किस रचना है? की आलोचना है। फिर यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन है? तो इनमें से कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपसे क्या कह रहे हैं कि 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया था? इनमें से किसको दिया गया है? छिलते हुए अपने को नंदकिशोर नवल को दिया गया है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, खुमाण रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो खुमाण रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? दलपति विजय की है। फिर इसमें इंग्लिश है, इसमें से आपको पैसिव वाइज में बदल, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वाइज। तो पैसिव वाइज में बदलोगे आप, द स्टूडेंट्स आर डेकोरेटिंग द स्टेज फॉर द एनुअल डे सेलिब्रेशन। तो पैसिव वाइज हो जाएगा द स्टेज इज बीइंग डेकोरेटेड बाय द स्टूडेंट फॉर द एनुअल डे सेलिब्रेशन। फिर यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट बदलना है, इस बार चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नारेशन। तो इसमें इनडायरेक्ट नारेशन में ज़रा पढ़ो क्या कह रहा है। द स्टूडेंट सेड वी वांट टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज। इसका आंसर हो जाएगा, सब बताते हैं। हाँ वेरी गुड, शाबाश, बताओ। दे वांटेड, हाँ सही कह रहा हो, दे वांटेड टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, यही होगा। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट है रीड द पैसेज, रीड करना है, उसके बाद आंसर ये कर ले जाओगे। फिर 94 और 94 में ये पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना।
फिर उसके बाद यहाँ पर भी छोटा सा कुछ दिया हुआ है पोएम टाइप का, फिर उसमें भी 94 95 का। फिर डायरेक्ट चूज द अप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन, तो यह वर्ब यहाँ चुनना है, तो बताइएगा। वास्ट होगा यहाँ पे, तो 96 वाले में आपका वास्ट भी होगा, वास्ट होगा, सही है। अ रिपोर्ट और अकाउंट इज एन, जो रिपोर्ट एंड अकाउंट इज एन इनफॉर्मल वर्क होगा, इन्फॉर्मेशनल वर्क। फिर कॉमन फॉर्मेट्स फॉर रिपोर्ट राइटिंग आर, कॉमन फॉर्मेट जो होते हैं रिपोर्ट राइटिंग के वो कैसे होते हैं? हाँ, बोथ है और भी होता है, इंट्रोडक्शन भी होता है, मेथड भी होता है। हिज फादर इज द चेयरमैन, द अंडरलाइन फ्रेज इज, तो इसके पिताजी चेयरमैन है, तो अंडरलाइन फ्रेज जो है उसका मतलब क्या है, ये क्या है अंडरलाइन फ्रेज? तो आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। फिर नेक्स्ट आपको ट्रांसलेट करना है वेयर द स्टूडेंट नॉट लिसनिंग टू देयर टीचर, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या विद्यार्थी शिक्षक की बात नहीं सुन रहे हैं? तो इस टाइप से आपका ये मॉक टेस्ट पेपर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया मॉक टेस्ट पेपर 4 देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय भारत माता, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।